अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपनी इस वीडियो में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के सेकंड हाफ पोर्शन को डिटेल के साथ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के फर्स्ट हाफ पोर्शन को डिस्कस किया था, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या बायोलॉजी की बुक के अलावा आपको केमिस्ट्री और इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो है साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली जो है ये सेल के लिविंग मैटर को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल, आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है उन सेल्स को हम कहते हैं जिसमें जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलकर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलकर बनी होती है, तो हम कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनके अंदर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। उनका पोर्शन उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। सेल जो है वो उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। जो सेल के वो 3 मेजर कंपोनेंट में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म एक गाढ़ा सा और सेमी ट्रांसपेरेंट सा सब्सटेंसेस है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो है प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में। जबकि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसने जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे तमाम जितनी भी नीचे उसके जगह होती है उसको इसने कवर किया होता है। साइटोसोल जो है ये कंसिस्ट करता है एक एक्विस ग्राउंड सब्सटेंसेस पे जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। इसके अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलिस जो है वो साइटोसोल के अंदर तैर रही होती हैं। साइटोसोल के अंदर पानी मौजूद होता है और बहुत से दूसरे ऑर्गेनिक जो हैं वो और इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह कम्प्लीटली और पार्शली उसके अंदर डिज़ोल्व हुए होते हैं। ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक साल्ट्स में देखें तो इनऑर्गेनिक साल्ट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वो उसमें पार्शली या आधे हिस्से में या फिर मुकम्मल तौर पर उसके अंदर डिज़ोल्व हुई होती हैं। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनेलिस को सेल के अंदर, ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। और ये उनको ऐसा बनाता है, इस काबिल बनाता है और उनको जगह देता है कि वहाँ पर तमाम वो अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकें, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ना सिर्फ उसकी शेप को मेंटेन रखता है सेल की, बल्कि मदद देता है ऑर्गेनेलिस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं सेलुलर फंक्शंस के लिए, और उनको हम कहते हैं कि ये सेल की ऑर्गेनेलिस है। और वो ऑर्गेनेलिस जनरली जो है वो एनक्लोज्ड हुई होती हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, सवाए जो है वो राइबोसोम के। राइबोसोम्स के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन ये ऑर्गेनेली है। बाकी तमाम जो है उन ऑर्गेनेली वो एक झिल्ली में बंद हुई होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या है? एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वो एक साइड पे पुश हुआ होता है। इस वजह से क्योंकि प्लांट सेल के अंदर लार्जर साइज में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो टिपिकली अगर देखा जाए तो एक स्फेरिकल शेप में होता है और 10% के करीब इसने यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो इसका वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो 10% के करीब होता है। और ये जो है वो सर्व करता है एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और सेल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। और इसके 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो इसका ये है कि ये हेरिडिटी मटेरियल डीएनए को स्टोर करता है अपने अंदर, और दूसरे सेल्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कायम करता है, राब्ते में रहता है। ग्रोथ होना, प्रोटीन की सिंथेसिस होना और सेल डिवीजन होना, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ये परफॉर्म करता है। अगर हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट को डिस्कस करें तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो इन फॉलोइंग पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोली है और क्रोमेटिन है।
न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो ये एक झिल्ली है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को अपने अंदर बंद किया होता है। इसके दरमियान में स्पेस प्रेजेंट होती है, डबल लेयर है जो न्यूक्लियर एनवेलप की। इसके दरमियान में जो एक खाली जगह है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेसिस कहते हैं, और ये स्पेसिस जो हैं ये कनेक्ट हुई होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जब सेल डिवाइड होता है, सेल की डिवीजन हो रही होती है, तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये दोबारा से बनती है डॉटर सेल के अंदर। और इनर साइड के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप की अंदर के साइड की एक प्रोटीन की लाइनिंग होती है जिसको न्यूक्लियर लेमिना कहा जाता है, और इसका काम होता है कि इसने क्रोमेटिन को बाइंड करना होता है ताकि वो उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उन पोर्स का काम होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में रेगुलेट करते रहते हैं, और मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजने में ये पोर्स ही हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर पोर्स परमिएबल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, जबकि लार्जर प्रोटीन्स जो जैसे कि हिस्टोन्स हैं उनको भी अलाउ करते हैं कि वो भी न्यूक्लियस के अंदर से गुजर जाएं। न्यूक्लियर पोर जो हैं ये एक इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और ये जो है सेवरल जब छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं, सब यूनिट्स के मिलने से ये बनते हैं पोर्स। और इनके अंदर अगर हम देखें न्यूक्लियर एनवेलप की स्ट्रक्चर भी आपको ये नीचे स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रही है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप की स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि सब यूनिट्स के साथ ये मिलके बनी है। और उन सब यूनिट्स में हमारे पास आते हैं एनुलर सब यूनिट्स, इनको हम जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं एनुलर सब यूनिट्स। और इन्होंने ये जो पोर्स हैं उनके इर्द गिर्द ये एनुलर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी साइड पे आ जाते हैं कॉलमनर सब यूनिट्स, वो कॉलम की शेप में होते हैं, इस वजह से उनको कहते हैं कॉलम सब यूनिट्स। ये कॉलम की शेप में है तो इनको कॉलम सब यूनिट्स कहते हैं। इनका काम होता है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स वॉल जो है उसको बनाना होता है। उस दूसरी तरफ ये कुछ इसके सब यूनिट्स में आते हैं रिंग सब यूनिट्स। रिंग सब यूनिट्स जो है ये बाहर की साइड पे अटैच होती है, न्यूक्लियर जो एनवेलप है उसकी आउटसाइड की तरफ ये अटैच होती है। इसके अलावा आते हैं ल्यूमिनल सब यूनिट्स। तो ल्यूमिनल सब यूनिट्स जो हैं उनका काम है कि जो ब्लू शेप में आपको नज़र आ रहे हैं ल्यूमिनल सब यूनिट्स, इनका काम होता है कि इन्होंने पोर को एंकर किया होता है न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर, उसको जकड़ा होता है। इसके अलावा कुछ टाइनी फिब्रिल्स आ जाते हैं जो कि यूजुअली एक्सटेंड करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से करते हैं और एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियर साइड जो है न्यूक्लियर एनवेलप की जो कॉम्प्लेक्स सी साइड है उधर एक बास्केट लाइक जो है वो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो छोटे छोटे टाइनी जो हैं वो फिब्रिल्स होते हैं। और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये देखें जो न्यूक्लियर फिब्रिल हैं टाइनी, उन्होंने एक न्यूक्लियर बास्केट सी बनाई हुई है, छोटे छोटे न्यूक्लियर फिब्रिल के मिलने से न्यूक्लियर बास्केट जो है वो बनी है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है ये न्यूक्लियस के अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इसके साथ प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमेटिन इसके अंदर कंसिस्ट करता है, जो ऑर्गेनाइज हो के बाद में क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल की डिवीजन होती है, तो ये क्रोमेटिन जो है वो ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो न्यूक्लियस के पास जो है वो एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोली प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है कि इन्होंने राइबोसोम की सिंथेसिस करनी है। नेक्स्ट इसका पार्ट है न्यूक्लियोलस। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा प्रोमिनेंटली डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, बाल सा डार्कर रीजन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो है वो 1 और 2 न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियाई जो है वो बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। न्यूक्लियोली का काम होता है कि इसने सब यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना है, सब यूनिट्स को बनाना है और बाद में वो सब यूनिट जब ज्वाइन होते हैं और वो बनाते हैं राइबोसोम्स को। और इसके अलावा जो है न्यूक्लियोली जो है फॉर्म्ड होता है सर्टेन साइट्स में क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोली बनता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, NORS। न्यूक्लियोली जो है वो बनाता है एक सर्टेन साइट्स क्रोमोसोम के अंदर, जिसको हम कहते हैं NORS रीजन। इनका बेसिकली काम ये होता है कि DNA जो है वो NORS के अंदर एनकोड हुआ होता है और राइबोसोमल RNA की ये सिंथेसिस करवाने में बड़ा क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस में। ग्रैनुलर साइट्स हैं राइबोसोमल RNA जो है, ये सब यूनिट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जो ये बनाता है।
इसके अलावा ये फिब्रिल जो हैं वो कंपोज्ड हुए होते हैं रॉ मटेरियल, जो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं उनका रॉ मटेरियल। तो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, उनका काम ही ये है कि वो प्रोटीन की एसोसिएशन करवाते हैं। इसके अलावा है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर एक रिंग लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये क्रोमेटिन है, और ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर जो है वो ये रिवील करती है कि इसके अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक सीरीज़ की फॉर्म में, जिनको हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम्स के अंदर डीएनए स्ट्रैंड रैप हुए होते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में और स्मॉलर प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इंटरफेस के दौरान क्या होता है, ये क्रोमेटिन जो है वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टैंगल ऑफ फाइबर्स, और फाइबर का एक जाल सा बनाते हैं। जब सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है तो तमाम ये क्रोमेटिन के स्ट्रैंड कंप्रेस होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जो गुच्छों की फॉर्म में बिखरे हुए होते हैं, और बनाते हैं क्रोमोसोम, एक ऑर्गेनाइज शेप में आ जाते हैं। और क्रोमोसोम जो है वो क्या मिलके बनाता है, एक आर्म स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रोमेटिड है। और उसके सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं कि वो क्या है, सेंट्रोमियर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो है वो एक फिब्रिल धागों की फॉर्म में होता है। जब ये कंडेंस हो जाता है तो कंडेंस होकर ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम। कंडेंस फॉर्म में आ गए हैं और एक आर्म सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं कि इसके सेंटर पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और इसको हम कहते हैं ये आर्म है, और इसके एक पोर्शन को हम कहेंगे कि ये क्रोमेटिड है, और इस तरह इसके पेयर की फॉर्म में हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। और आप देख सकते हैं कि क्रोमेटिन के अंदर ही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और स्टूडेंट्स ये साथ में जो आपको इन्होंने बॉक्स में दिया है ये आपने ज़रूर रीड आउट कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है न्यूक्लियाई के अंदर, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो स्पेसिफिक होता है। जैसा कि इन्होंने इधर बताया कि एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। इसी तरह क्रोमोसोम का नंबर जो है वो लो हो सकता है एज टू कुछ आंट्स और राउंड वर्म्स के अंदर, और ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि थाउजेंड्स तक भी हो सकता है। जैसे कि एक इंडियन फैन है तो उसके अंदर 1260 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम स्पीशीज़ के अंदर जो है वो कोरिलेट नहीं करते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑर्गेनेली जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्लैटेंड सैक्स है, ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, नेटवर्क आप कह सकते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ एक्सटेंड हुआ होता है प्लांट के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। इसके अंदर कुछ थैलियाँ होती हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। तमाम सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर खाली स्पेसिस होती हैं जिनको कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। सिस्टर्नी जो है वो कनेक्ट होती हैं डबल लेयर के साथ, डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी तरह से एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ इस वजह से है कि इसके साथ इसकी अपीयरेंस रफ होती है क्योंकि राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं, और इसका काम जो है वो मेनली क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जबकि दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसकी सरफेस स्मूथ होती है क्योंकि ये विदाउट राइबोसोम्स होता है, इस वजह से इसकी सरफेस स्मूथ ही होती है। और ये चीफली इन्वॉल्व होता है लिपिड की प्रोडक्शन करवाने में, और इसके अलावा ये बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। इनका काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये हार्मफुल केमिकल, पॉइजनस ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सिफाई करता है, और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ में, कैल्शियम को स्टोर करता है। इसके अलावा मसल सेल्स के अंदर इसका काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है ताकि मसल की कंट्रैक्शन को ट्रिगर कर सके। स्क्रीन पे आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर सिस्टर्नल जो हैं वो स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। ये इसके अंदर स्पेस खाली जगह है। रफ जो है उसके साथ ये राइबोसोम्स ब्लैक में अटैच है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल स्मूथ है, इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं। न्यूक्लियर पोर है इसके अंदर, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो आपको बारीक सी एक झिल्ली है जिसको हम कहते हैं कि ये इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप है। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसका बेसिकली काम है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलके। मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाता है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। इसके अलावा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, और जितनी भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के वो बनती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इसको कोई दूसरा नहीं बनाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसके अलावा काम है कि ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी पार्ट लेती है, क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है तमाम लिविंग सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60% उनके अंदर जो है वो राइबोसोमल आरएनए होता है और 40% प्रोटीन होती है। राइबोसोम्स के साथ कोई भी ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती और ये बहुत छोटी होती है दूसरी ऑर्गेनेलिस के एज कम्पेयर देखा जाए तो। किधर ये प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स तो मेनली जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाए जाते हैं और फ्रीली बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो हैं वो फ्रीली उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरे हुए होते हैं और राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन की प्रोडक्शन का काम कर रहा होता है क्योंकि ये सेल की मशीनरी है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और मोस्ट अबंडेंट ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जो कि एक्टिव होती है प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में, जैसे कि पैंक्रियाज और ब्रेन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। एक टिपिकल सेल जो है वो कंटेन करता है 1000 ऑफ राइबोसोम्स, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर सिर्फ चंद मिलियन राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें 2 जो हैं वो सब यूनिट्स होते हैं जिनको स्वेटबर्ग कहते हैं। एक स्मॉलर यूनिट्स होता है और एक लार्जर होता है। जो स्मॉलर सब यूनिट्स है वो 40S होता है जबकि लार्जर 60S होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो उनमें जो है 70S राइबोसोम्स होता है जो कि कंसिस्ट करता है 30S और 50S, यानी कि 30S स्मॉलर और लार्जर 50S सब यूनिट्स होता है। अब ये किधर इसकी साइट्स होती है सिंथेसिस की? तो यूकैरियोट राइबोसोम जो है ये प्रोड्यूस होता है और असेंबल होता है न्यूक्लियोलस के अंदर ही। राइबोसोमल प्रोटीन्स एंटर होती हैं न्यूक्लियोलस में और कंबाइन करती हैं राइबोसोमल आरएनए के साथ और बनाती हैं 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स, एक लार्जर एक स्मॉलर। और राइबोसोम के ये सब यूनिट जब न्यूक्लियस से निकलते हैं तो निकलते कहाँ से हैं? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर देखा जाए तो ये दोनों सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं। कंबाइन इस वजह से होते हैं कि इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। जब सिंथेसिस का काम कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये ब्लू वाला लार्जर है और पर्पल वाला स्मॉलर सब यूनिट्स है। ये जुड़ते तब में जब इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस का काम फिनिश हो जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। स्क्रीन पे उन्होंने आपको बताया कि राइबोसोम जो है किस तरह से ट्रांसलेट करता है मैसेंजर आरएनए को और राइबोसोम जो है वो बनते हैं, उनके यूनिट्स बनते हैं। तो प्रोटीन किस तरह से बनती है? तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इनको जो है वो दूसरी काइंड के आरएनए मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत पड़ती है एडिशनल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो इंस्ट्रक्शन लेके आता है, मैसेंजर है उसने पैगाम लेके आना है और वो पैगाम डीएनए से लेके आता है। ट्रांसफ़र आरएनए का काम ही होता है कि वो मैसेज की जो लेके आया उसको रीड आउट करके उसकी कोडिंग करके वो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को लेके आता है राइबोसोम्स तक। इस तरह से एक अमाइनो एसिड की चेन बनती है और वो जो है बाद में राइबोसोम को रिलीज़ करवाती है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट्स आता है, वो सब यूनिट्स इकट्ठे होते हैं क्योंकि इन्होंने इकट्ठे होना होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इसके साथ। और इसी तरह से पॉलीसोम, पॉलीमीन, मैनी, इस तरह से बहुत से राइबोसोम्स के सब यूनिट्स जो हैं वो जुड़ते हैं और अमाइनो एसिड्स की एक चेन बनती है और एंड पे जो है वो मैसेंजर आरएनए आता है जिसका 3 एंड्स होता है। और बाद में जब ये अपने कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, तो ये राइबोसोम के सब यूनिट्स जो हैं ये दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया है सिंगल, इसको माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। ये रॉड शेप ऑर्गेनेली होती है। इसका मेनली काम है कि इसने सेल के अंदर जो है वो पावर को जनरेट करना है, इसी वजह से इसको पावर, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, खुद बहुद रेप्लिकेट कर जाती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि डिफरेंट है दूसरी तमाम ऑर्गेनेलिस के एज़ कम्पेयर देखा जाए तो। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्योंकि अपना डीएनए होता है, इसी वजह से ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग और जो है वो ऑर्गेनेली है। इसके अलावा इसके पास तमाम काइंड के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम जो है इसके पास प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और इसके अंदर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं उन स्पेसिस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस होती हैं 2 मेम्ब्रेन के दरमियान में, और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लार्जर इंटरनल मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा इसकी आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और एक्ट करती है लाइक अ सीव, फिल्टर करती है बहुत से मॉलिक्यूल्स को जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली कन्वोल्यूटेड होती है क्योंकि उसके अंदर वो एक शेप सी बनी होती है। इस तरह से आप समझ लें कि एक पाइपलाइन सी बनी होती है
नेक्स्ट आपको डायग्राम में मैं दिखाती हूँ। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो शेप होती है, ट्यूब्स ही बनी होती हैं और इनका काम होता है उन ट्यूब्स का को वो इन फोल्डिंग्स जो बनी होती हैं, ट्यूब्स जो बनी हैं उनको कहते हैं क्रिस्टी, जो कि उसका इनका काम है कि वो इंक्रीज़ करवाती हैं उसके सरफेस एरिया को। उसकी इनर सरफेस के अंदर जो क्रिस्टी होती हैं वहाँ पे नॉब लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिनको F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। वो पार्टिकल एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं जिनको ATP सिंथेस कहते हैं। इसके अलावा दूसरे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इनके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम नंबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है उसके मेटाबॉलिक जो सेल की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रेंज कितनी है, 1 to 1000 कितनी रेंज में। माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन तमाम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट, और इसके अलावा इनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम फंक्शंस को स्टडी करें तो उनका फंक्शन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट्स है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और ATP जनरेट होती है। ATP की जो है वो एक केमिकल एनर्जी करेंसी है जो जिसको हम कहते हैं कि ये पावर हाउस है सेल का, और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए उस ATP की उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसके अलावा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनके मैट्रिक्स के अंदर जो कैटालाइज करते हैं कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, जिसके क्रब साइकिल के अंदर दूसरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फंक्शन करती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ये इसके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अब स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं रॉड शेप्ड ऑर्गेनेली है। बाहर की साइड इसकी स्मूथ है जबकि जो अंदर इसकी साइड है उसके अंदर इन फोल्डिंग्स हैं। ये इन फोल्डिंग्स को ही जो है वो बोलते हैं क्रिस्टे। इसके अलावा इनके अंदर इसके एंड पे जो है वो नॉब लाइक एक्सटेंशंस होती हैं इस तरह से, जिनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। ये इसकी F1 पार्टिकल्स की जो है वो बेस है, ये इसका पेडिसल, और ये इसका जो है वो पोर्शन क्या कहलाता है, हेड पोर्शन होता है। इसके अलावा इसके अंदर DNA जो है वो प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ये भी इंपॉर्टेंट करैक्टर है प्लांट का और इनको इस काबिल बनाता है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें और अपनी फूड जो है उसको बना सकें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में। ये प्रोसेस ज़्यादातर तमाम प्लांट स्पीशीज़ के अंदर होता है और वहाँ तमाम प्लांट में ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली होती है प्लांट के अंदर ये, और तमाम ग्रीन जो स्ट्रक्चर है प्लांट का उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है उनकी स्टेम में, और इसके अलावा अनराइपेंड फ्रूट में और जो है वो भी उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जो अभी फ्रूट पका हुआ नहीं होता है, पका हुआ अभी फुली तौर पे नहीं होता, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। मेजॉरिटी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती है ये बहुत से प्लांट्स के अंदर, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है लीव्स के अंदर बेसिकली। क्लोरोप्लास्ट की ओवरऑल अगर हम डेंसिटी देखें तो उसके सरफेस और जो लीफ की सरफेस है उसके ऊपर जो है 1/2 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B कहते हैं, जो कि इस काबिल होते हैं कि वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये रिवील हुआ है कि उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एनवेलप, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड। एनवेलप की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्मूथली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसका एरिया जो है 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं उनको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस। और इसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है देन इनर लेयर के एज़ कम्पेयर देखा जाए तो। इनर मेम्ब्रेन जो है उसका क्लोज एसोसिएशन होती है उसकी दूसरी मेम्ब्रेन के साथ। नेक्स्ट है इसका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये एक सेमी फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा, और ये इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट ये इसके अंदर बहुत से डिजॉल्व्ड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट है थैलाकॉइड। 2 एडजेस्टेंट मेम्ब्रेन जो है वो एक डिस्क शेप कंपार्टमेंट हम कह सकते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। बहुत से थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स हुए होते हैं, उनकी तहें लगी होती है जिनको कहते हैं ग्रेना। और लैमेलाए और नॉन ग्रीन कंपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में 2 ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं। हर ग्रेनम जो है उसके पास सेवरल काइंड के थैलाकॉइड्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं हंड्रेड्स और मोर
क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी बाकी तमाम ऑर्गेनेली से डिफरेंट है क्योंकि इसके पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है और ये खुद रिप्रोड्यूस करती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली या किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। फंक्शंस की बात करें तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इसका काम ही ये है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कि एम्बेडेड हुए होते हैं थैलाकॉइड डिस्क के अंदर, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और इलेक्ट्रॉन को इमिट करना और एटीपी बनाना, और यही एटीपी ये इस्तेमाल होती है इनके स्ट्रोमा के अंदर। लो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। इस तरह से ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही ये जो है वो स्टैक्स प्रेजेंट होती हैं। इन स्टैक्स को उन्होंने जूम करके लार्जर थैलाकॉइड स्टैक्स भी बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से तहें लगी होती हैं। तो एक सिंगल को हम ग्रेना कहते हैं और ये जो है ग्रेनम है, और ये ग्रेनम जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फ्लोट करती हैं, स्ट्रोमा के अंदर फ्लोट करती हैं। स्ट्रोमा जो इसके अंदर लिक्विड मटीरियल है उसके अंदर जो है वो फ्लोट करती हैं। इसके पास अपना डीएनए है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इस वजह से इसको जो है वो कहा जाता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। जी नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑर्गेनेली गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट करता है 5 to 8 सिस्टर्नी पे, इसकी भी तहें लगी होती हैं। अभी आप डायग्राम में देखेंगे जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, और ये फाउंड होती है प्लांट सेल और एनिमल और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर, और कुछ यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं। गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट करती है 60 सिस्टर्नी पे। इसी तरह से जो गोल्जी अपरेटस का नंबर ऑफ़ गोल्जी अपरेटस है ये वेरी करता है सेल टू सेल के उनके अंदर कितनी प्रेजेंट होती हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग के इसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। एनिमल सेल के अंदर जनरली 10 से लेके 20 गोल्जी स्टैक्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक गोल्जी अपरेटस के अंदर उसकी 20 तहें लगी होती हैं। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है और यूजुअली ये जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब ही पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी स्टैक्स के 2 डिस्टिंक्ट फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस जो है वो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है, जबकि ट्रांस फेस जो है वो फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उस के तरफ होता है साइड की तरफ जो साइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। तो गोल्जी अपरेटस का काम होता है कि उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, दूसरा ये सेल के अंदर शिपिंग डिपार्टमेंट का काम करता है। बहुत से जो है ये सेल के अंदर केमिकल प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसके अलावा इसका काम होता है कि ये प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, और इसके अलावा उनको बिल्टअप करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ख़ुद को प्रिपेयर करता है कि उसने सेल के बाहर जो है वो मटीरियल को भेजना है और ट्रांसपोर्ट करवानी है मटेरियल की सेल के बाहर दूसरे सेल तक, यानी एक सेल से दूसरे सेल तक। फंक्शन की बात करें तो ये स्मॉल वेसिकल जो आते हैं जो प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड या दूसरे मॉलिक्यूल्स, उनको ये बर्ड ऑफ करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उन वेसिकल्स को मूव करवाता है साइटोप्लाज्म से, और उनको ले जाता है गोल्जी अपरेटस के सिस फेस की तरफ। देन वो वेसिकल गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और उन मॉलिक्यूल को देन रिलीज़ करवा देता है ये फर्दर प्रोसेस होने के लिए आगे। गोल्जी जो ल्यूमन है उसके पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको कन्वर्ट कर देते हैं उन वेसिकल को ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड के साथ, और ये प्रोडक्ट जो है बाद में उनको एक्सट्रूडेड कर दिया जाता है, यानी कि बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ट्रांसफेस की तरफ गोल्जी अपरेटस के उन वेसिकल्स को, और देन वो डिस्क्रीट हो जाती हैं, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं और उनको जो है वो सेल से बाहर भेज दिया जाता है। तो ये जितनी भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम एक्सक्रीशंस बोलते हैं, ये इसका काम गोल्जी अपरेटस का काम ही उनको जो है उन सेक्रीशंस को सेल से बाहर की तरफ भेजना, यानी कि वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भेजना है या दूसरे प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट रिटर्न होकर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसके अलावा ये उनको उनकी मैच्योरेशन करता है और उनको क्या बनाता है, लाइसोसोम्स बना देता है। दूसरी प्रोडक्ट्स जो रिटर्न बैक होके वापस आ जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आ जाती हैं, या फिर वो मैच्योरेशन के लिए की तरफ चली जाती हैं और लाइसोसोम बन जाती हैं, बाद में उनको जो है वो सेल से रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा गोल्जी अपरेटस जो है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो पैक्टिन प्रोड्यूस करती है, एक मटीरियल जो, और दूसरे पॉलीसेकेराइड मटीरियल को जो है वो प्रोड्यूस करती है, और ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट की स्ट्रक्चर के लिए और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं वो प्रॉपर आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा
ये अभी नोट्स मेरे पास जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे ही हमारे पास जो है वो बायोलॉजी के न्यू बुक आएगी, जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये उस बुक में ये चैप्टर जो हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन जैसे ही प्रॉपर बुक आएगी, हम ऐसे ही प्रॉपर जो है वो अपने लेक्चर जो हैं उनको साथ साथ टॉपिक वाइज डिटेल से डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर्स को, बायोलॉजी के लेक्चर्स को और इंग्लिश के लेक्चर को। इसके अलावा आपको भी कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए, तो जैसे मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी जो बाकी ऑर्गेनेलिज रह गई हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर्स हैं। अब जो न्यू सिलेबस आया है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और ये ऑर्गेनेली भी उन्होंने लेंथी कर दी हैं, तो इस वजह से हम अपने जो इसका पोर्शन रह गया है उसको नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।